नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली में आज होगी पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली, निशाने पर रहेंगे केजरीवाल। आप कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले, केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की मांग। दिल्ली के चुनावी संग्राम में उतरे हरियाणा के सीएम सैनी, सिर पर यमुना का पानी, बैलगाड़ी में सफर। बिहार में सुधा की तर्ज पर खुलेगा तरकारी आउटलेट, मिलेगी ताजा सब्जियां। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की रिपोर्ट होगी पेश, सोमवार को पेश करेंगे जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल। यूपी सीएम योगी ने विरोधियों को दिया जवाब, कुछ लोग सनातन धर्म के मुद्दे पर षड्यंत्र से बाज नहीं आते। मिल्कीपुर में आज होगी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को होगी वोटिंग। आज से आम जनता के लिए खुल जाएगा राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 33 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का दावा, भीड़ बढ़ने का अनुमान। दिल्ली में घने कोहरे का कहर, 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। रूस यूक्रेन में नहीं थम रही जंग, अब पुतिन के हमले से दहल उठा यूक्रेन का पोल्टावा शहर, ड्रोन और मिसाइल अटैक में 15 लोगों की गई जान। ट्रंप के आदेश पर सोमालिया में आईएसआई के ठिकानों पर हवाई हमले। ईरान की अमेरिका को चुनौती, एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण। अरब देशों ने फिलिस्तीनियों पर ट्रंप का सुझाव खारिज किया, अब गजा को लेकर होगा अमेरिकी राष्ट्रपति का नया प्लान। ट्रंप ने शुरू किया वर्ल्ड ट्रेड वॉर, कनाडा, चीन और मेक्सिको पर लगाया भारी टैरिफ, आग बबूला हुए जस्टिन ट्रूडो। कर्ज के बोझ को कम कर वित्तीय मजबूती की और अर्थव्यवस्था, राजकोषीय घाटे में कमी से विकास दर बढ़ने का दावा। कम उत्पादकता वाले जिलों में राज्यों के साथ होगी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत। ब्रिटिश व्यापारियों ने किया भारत के केंद्रीय बजट का स्वागत। सभी जिला अस्पतालों में होगा कैंसर का इलाज, हेल्थ सेक्टर को लेकर सरकार का प्लान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पार्टियां जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाने में लगी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद भवन में दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी ने वेंडर से बातचीत की और पूछा कि दिल्ली में कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिस पर एक व्यक्ति ने जवाब दिया लगभग 5 लाख के आसपास। इसके बाद राहुल ने उनकी रोजमर्रा की समस्याओं को जाना और उनकी परेशानियों पर चर्चा की, जिस पर जवाब दिया गया कि जो एक्ट आपकी सरकार ने बनाया उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसके साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स ने राहुल गांधी से कहा कि 11 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक सही तरीके से सर्वे नहीं हुआ और जहां कहीं भी देश भर में छिटपुट सर्वे हुआ है तो लगभग 10 से 15% स्ट्रीट वेंडर कवर नहीं किए गए। इसके बाद राहुल ने सवाल पूछते हुए कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कुछ किया? क्या किया? सिर्फ एक ही चीज किया सर, उन्होंने स्कीम जो, और वो स्कीम हमने ड्राफ्ट की थी, पहली स्कीम तो बहुत गलत बनी थी इनकी, सबसे खराब स्कीम बनी थी। इन्होंने ये किया कि उस स्कीम को लागू कर दिया। लागू कर दिए तो उसका फायदा क्या है? कागजों में लागू। हकीकत बिल्कुल उलट है उसकी। और जब से इनकी एमसीडी में सरकार बनी है तब से एविक्शन और 10 गुना बढ़ गया है। ये दोनों जो पार्टीज हैं ये आपके एक्चुअली एक प्रकार से आपके दुश्मन फॉर्मेशन है। संसद के बजट सत्र में सपा चीफ अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर चर्चा की डिमांड कर दी। कहा, महाकुंभ में जो भगदड़ मची उस पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा की तारीख तय कर दी जाए, उसके बाद ही बजट पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि महाकुंभ से जो खबरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही डराने वाली हैं। दरअसल महाकुंभ में 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे संगमनोज इलाके में भगदड़ मची थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की जान गई जबकि 60 लोग घायल हुए। महाकुंभ मेला प्रशासन
प्रशासन की तरफ से कहा गया कि एक ही जगह पर भगदड़ मची है, लेकिन प्रशासन का हर दावा सवालों के घेरे में दिखाई दे रहा है। सवाल तो इसी बात से उठने लगे थे कि जब भगदड़ वाली बात बताने में ही प्रशासन को 17 घंटे का समय लग गया था। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जिन लोगों की जान गई उनकी संख्या प्रशासन के आंकड़ों से कहीं ज्यादा थी। इस बीच अब ये खबर सामने आ रही है कि महाकुंभ में एक नहीं बल्कि 3 जगह भगदड़ हुई और हर जगह जनहानि हुई थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी जानकारी होने से इनकार कर दिया। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ओल्ड जीटी रोड और एरावत द्वार पर भी भगदड़ मची थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ओल्ड जीटी रोड पर 5 और एरावत द्वार पर 24 लोगों की जान गई, जबकि प्रशासन की तरफ से सिर्फ संगम नोस पर ही भगदड़ की बात स्वीकार की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि 19 जनवरी सुबह 8 से 9 बजे के बीच ओल्ड जीटी रोड की तरफ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र में आ रहे थे। इसी बीच मुक्ति मार्ग पर एक महामंडलेश्वर की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। इस दौरान 2-3 महिलाएं वहां पर गिर पड़ी। गाड़ी महिलाओं के ऊपर से निकल गई, जिसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। इसे लेकर महाकुंभ मेला के सीओ रुद्र प्रताप ने भी इसे स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि गाड़ी बैक करने के दौरान 5 लोग घायल हुए थे, जब उन्हें इलाज के लिए स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान जान चली गई। इसी तरह से संगम नोस से 2 किलोमीटर दूर झूसी में एरावत द्वार के पास भी भगदड़ हुई थी। ये भगदड़ सुबह 6 बजे के आसपास हुई। साफ ही महाकुंभ मेले में हुई अव्यवस्था के चलते ही ये हादसे हुए हैं, जिससे सरकार सवालों में घिर गई है। 69 की उम्र में विवादों में छाए हैं सिंगर उदित नारायण। फीमेल फैंस को लिप किस करने की वजह से बुढ़ापे में हो रही है खूब फजीहत। नया नहीं है उदित के लिए विवादों में छाना, पहले भी बन चुका है निजी जिंदगी का तमाशा। पहली बीवी के होते उदित ने कर ली थी दूसरी शादी। बरसों तक दुनिया से छिपाई पहली बीवी की बात, जब खुला राज तब हुआ था खूब हंगामा। जी हाँ, 69 साल के मशहूर सिंगर उदित नारायण इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन अफसोस अपने किसी नए गाने की वजह से नहीं, बल्कि किस कांड की वजह से। दरअसल सोशल मीडिया पर उदित नारायण की कुछ तस्वीरें धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं, जिनमें सिंगर को एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अपनी कुछ फीमेल फैंस को होठों पर किस करते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो खूब हंगामा मच गया। 69 साल के सिंगर को चौतरफा ट्रोल किया जाने लगा। हालांकि हंगामा बढ़ता देख उदित ने अपने किस कांड पर सफाई भी दी। उदित ने अपनी सफाई में कहा कि फैंस दीवाने होते हैं, इस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि बावजूद इसके उदित की ट्रोलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। वायरल हुए किस कांड के बाद अब उदित की निजी जिंदगी के उस सबसे बड़े स्कैंडल के किस्से भी सुर्खियों में छा गए हैं, जब अचानक एक महिला ने मीडिया में आकर किया था उदित की पहली बीवी होने का दावा। और जब उदित का सच सामने आया तब हर कोई दंग रह गया था। ये किस्सा है साल 2006 का, जब रंजना नाम की एक महिला ने दावा किया था कि वो उदित की पहली पत्नी है। रंजना ने मीडिया को बताया था कि साल 1984 में उदित ने उनके साथ शादी की थी। हालांकि अपनी इस शादी को उदित ने बरसों तक दुनिया से छिपाए रखा। मुंबई आने के बाद उदित ने साल 1985 में दीपा नारायण से शादी कर ली थी। इस शादी से उन्हें एक बेटा आदित्य नारायण हुए, लेकिन अपनी पहली पत्नी से उदित ने दुनिया को कभी नहीं मिलवाया और ना ही उसे तलाक दिया। लेकिन साल 2006 में उदित के इस राज का पर्दाफाश हो गया। जब उदित अपने एक म्यूजिक शो के लिए पटना गए थे, तब अचानक रंजना भी होटल पहुंच गई। रंजना अपने साथ मीडिया रिपोर्टर्स को भी लाई थी और होटल पहुंच खूब तमाशा किया। रंजना ने दावा किया कि वो उदित की पहली पत्नी है। इस खुलासे के बाद खूब हंगामा मच गया। हालांकि तब उदित ने रंजना को अपनी बीवी मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस बार रंजना ने हार नहीं मानी। रंजना ने अपनी हक की लड़ाई के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। रंजना ने तब मीडिया में खुलासा किया था कि उदित नारायण उन्हें आत्महत्या की धमकी दिया करते थे। रंजना के मुताबिक उदित नारायण उन्हें ब्लैकमेल करते थे कि अगर वो अपनी शादी की बात सार्वजनिक कर देंगी तो वो आत्महत्या कर लेंगे। इसी डर से रंजना ने बरसों तक अपना मुंह नहीं खोला था। बाद में उदित को अपना गुनाह कबूल करना पड़ा था।
रंजना को अपनी पहली पत्नी के तौर पर उदित को स्वीकार करना पड़ा था। पहली शादी के इस खुलासे के बाद उदित को खूब बदनामी झेलनी पड़ी थी। अयोध्या में एक दलित युवती की हत्या हो गई, जिसके बाद सांसद अवधेश प्रसाद फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह मोदी के सामने संसद में मामले को उठाएंगे और अगर न्याय नहीं मिला तो इस्तीफा दे देंगे। गौरतलब है 30 जनवरी से लापता 22 वर्षीय दलित युवती का शव नग्न अवस्था में 1 फरवरी को मिला। उसके कपड़े खून से लथपथ मिले। इसके बाद सांसद अवधेश प्रसाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं जब मीडिया से अवधेश प्रसाद बात करने पहुंचे तो वो फूट फूट कर रोने लगे। रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अधिकारी लगे हुए हैं कि इस चुनाव को कैसे हराया जाए, अजीत को कैसे हराया जाए, हराने में लगे हैं। पर्ची नहीं बांटी जा रही है। अन्याय बहुत बड़ा हो रहा है। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इस बात को, विचारधारा को केवल फैलाबाद ही नहीं सारे देश में बताओ, जिससे इस तरह की जो घटना हुई है, आजाद देश के माथे पे कलंक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर कलंक है। राम की मर्यादा को तोड़ा गया है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं और सारे अधिकारियों से, इस सरकारें आती जाती हैं, 1.5 साल में हमारे नेता के नेतृत्व में, अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बहुत मजबूत सरकार बनेगी। इतनी मजबूत सरकार अब तक नहीं बनी थी। 40-50 एमएलए भी नहीं इनके जीत पाएंगे। ये हालत पैदा हुई। इस चुनाव को अवधेश प्रसाद नहीं लड़ रहे, पवन पांडे नहीं लड़ रहे, भारत नहीं लड़ रहे। ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में लिया। आम जनता, हम आपसे प्रार्थना, आचार संहिता अगर मुझ पर है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों पर है, अधिकारियों पर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो इस्तीफा दे देंगे। गौरतलब है अयोध्या में 22 साल की एक दलित युवती की हत्या कर दी गई। उसका शव नग्न अवस्था में मिला। वह 30 जनवरी की रात से लापता थी। परिवार वाले ढूंढकर परेशान थे। शनिवार यानी 1 फरवरी की सुबह लड़की के जीजा ने गाँव की सूखी नहर में उसकी लाश को देखा। दलित परिवार का दर्द बांटने के लिए सियासी जमावड़ा भी लगना शुरू हो चुका है। परिवार से फैजाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूरा घटनाक्रम समझा और कार्रवाई का भी भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बधाया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस हत्या को लेकर योगी सरकार पर भी निशाना साधा है। वह इस घटना को लेकर जिले के एसएसपी ने बताया कि मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पूरी रिपोर्ट जल्दी सामने आ जाएगी। क्या कुछ एसएसपी ने कहा है, आप भी सुनिए। दिनांक 31/1/2025 को चौकी दर्शन नगर पर एक सूचना मिली थी, जिसमें एक लड़की के द्वारा बताया गया कि 30 तारीख की रात्रि में वह अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह जब वह उठी है तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। इसी संबंध में उसने थाने पे सूचना दी थी। सूचना पाते ही तत्परता से पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लड़की की खोज हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। आज सुबह जानकारी मिली है कि लड़की का शव एक खेत में मिला है। सभी वरिष्ठ अधिकारी व फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर जाकर के जो भी साइंटिफिक तथ्य वहां से इकट्ठे हुए हैं उनको एविडेंस को इकट्ठा किया गया है। प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या की घटना उस घटनास्थल पर कारित नहीं की गई है और हत्या की घटना कहीं और करके शव को ला करके वहां डिस्पोज किया गया है। वर्तमान में 3 टीमों का गठन किया गया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और अभी तक जो कुछ हमारे सामने साक्ष्य संकलन हुआ है उसके क्रम में घटना का शीघ्र अनावरण कर दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। इसके लिए सभी टीम्स लगी हैं और एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम जो अभी हमको सबूत मिले हैं, कुछ चीजें मिली हैं, उनके आगे डेवलप कर रही है, तो शीघ्र ही आपको अवगत करवाया जाएगा। आपको बता दें कि युवती 4 बहनों में से तीसरे नंबर पर थी। युवती की एक बहन ने बताया कि 30 जनवरी की रात में घर से एक कथा सुनने की बात कहकर गई थी। घर से कुछ दूरी पर कथा हो रही थी। रात में वह नहीं आई। हमारे पति ने सबसे पहले शव को देखा। इसके बाद सभी को बताया। शव को देखने के बाद होश उड़ गए। शरीर पर कई जख्म थे, जैसे ब्लेड से उसके शरीर पर
घाव किए गए हों। उसके बाल भी नोचे गए थे, पूरी बॉडी खून से लथपथ थी। हम शव को देखकर बेहोश हो गए। हमारी मांग है कि जो भी आरोपी हो उसे फांसी की सजा दी जाए। गौरतलब है, गांव में ही रहने वाली एक परिवार की 22 वर्षीय बेटी 3 जनवरी की रात 10 बजे घर से गांव में ही एक भागवत कथा में जाने की बात कहकर निकली थी, मगर उसके बाद वो वापस नहीं आई। परिजन सुबह उठे तो उसे गांव में ही ढूंढते रहे। इसके बाद 31 जनवरी को अयोध्या कोतवाली में गुमशुदगी की शिकायत की गई। शनिवार की सुबह युवती के जीजा ने गांव के बाहर छोटी नहर में युवती की लाश को देखा। छोटी नहर गांव से 500 मीटर की दूरी पर। उन्होंने परिजनों को लाश मिलने की जानकारी दी। इसके बाद भीड़ जुट गई और अब मामले को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।